हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? जैव उर्वरक। हमारा टॉपिक चल रहा था जैविक खेती, और जैविक खेती में किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? जैव उर्वरकों के बारे में। जैव उर्वरक का मतलब कोई सूक्ष्म जीव होता है, चाहे जीवाणु हो, कवक हो, शैवाल हो, एक्टिनोमाइसीट हो, यही होता है। और ये क्या काम करते हैं? या तो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, या तो क्या करेंगे, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, या हार्मोन बढ़ाते होंगे, कोई विटामिन बढ़ाते होंगे, जिससे पौधों की वृद्धि हो सके। मतलब पौधों की वृद्धि के लिए उचित माध्यम उपलब्ध कराने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। इनको एक नाम दिया था हमने, बायो एनाकुलेंट। क्या नाम दिया था? बायो एनाकुलेंट। और ये जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 में से हमने पहला प्रकार कौन सा पढ़ा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी जो पौधों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, असहजीवी से जिनको पौधों से कोई खास मतलब नहीं था। दोनों ही क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और पौधों को नाइट्रेट में उपलब्ध कराते हैं। ये जो जीवाणु थे वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव या जीवाणु। दूसरा जो नाम आता है वो कौन सा है? फास्फोरस विलेकारी जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का तो मतलब वही सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक का मतलब क्या होता है? वही सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करता है? फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाता है। मतलब जीवाणु, कवक, शैवाल अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेके आते हैं, वो तो अकेले ही आते हैं। वातावरण से नाइट्रोजन लेके पौधों को नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन क्या हो गया? स्थिरीकरण करना। जबकि अब फास्फोरस तो वातावरण में है ही नहीं। वातावरण में फास्फोरस होती नहीं है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, लेकिन फास्फोरस नहीं होती। फास्फोरस तत्व, ये फास्फोरस तत्व कहाँ रहता है? मृदा में। कहाँ रहता है? हर तत्व की मृदा में 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है अनुपलब्ध, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो सकता, और दूसरी कौन सी है? उपलब्ध। अनुपलब्ध और उपलब्ध। जो फास्फोरस पौधों को उपलब्ध होने वाली स्थिति में नहीं है, उसको जीवाणु क्या करता है? घोलता है, विलय करता है, और किस अवस्था में उपलब्ध कराता है? जिसको पौधे ग्रहण कर सकते हैं। तो उस जीवाणु क्या करते हैं? फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, जैव उर्वरक या कोई बैक्टीरिया, शैवाल, कुछ भी हो, वो उसका नाम होगा। समझ गए? जैसे एक नाम बताता हूं आपको, दूध। दूध से क्या बनता है? दही। कौन बनाता है? कौन बनाता है? जीवाणु। किण्वन फर्मेंटेशन करता है, फाड़ देता है दूध को। मतलब दूध में जो शर्करा है, शर्करा को क्या नाम कहते हैं? दूध की शर्करा क्या है? लैक्टोज। इस लैक्टोज को किस में बदलता है? किसे बदलता है? लैक्टिक अम्ल में। दूध मीठा होता है, ये क्या है? शर्करा। शर्करा किस में बदलती है? अम्ल में। और कौन बदलता है? जीवाणु। अगर पूछा जाता है कि इन दोनों में से, दूध और दही में से ज्यादा फास्फोरस मानव को किससे मिलता है? तो फास्फोरस किससे मिलता है? दही से मिलता है। क्यों? जबकि दही तो बड़ा किससे है? जितना फास्फोरस दूध में है, उतना ही फास्फोरस किसमें है? दही में। लेकिन दही में फास्फोरस की उपलब्धता क्या होती है? बढ़ जाती है। किसकी वजह से? इस जीवाणु की वजह। ये जीवाणु क्या करता है? फास्फोरस को जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पौधे मानव ग्रहण नहीं कर सकता, उस फास्फोरस कौन सी अवस्था में कर देता है? उपलब्ध वाली अवस्था में, जिसको आसानी से ग्रहण किया जा सके या उसको पचाया जा सके। तो उस जीवाणु को क्या कर देते हैं? दही बनाने वाला जीवाणु, जो क्या करता है? फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देता है। जो फास्फोरस था, घुल नहीं हुआ, घुला हुआ नहीं था, उसको अम्ल की वजह से क्या कर दिया? उसने घोल दिया। वो क्या कहलाता है अभी? फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु कहते हैं, या जैव उर्वरक। इसमें माइक्रोराइजा भी होते हैं और जीवाणु भी होते हैं। फास्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवाणु का एक ऐसा कल्चर है। कल्चर का मतलब दूध में हमने क्या डाला? थोड़ा सा दही डाला, हमने कुछ तो डाला, वरना ऐसे तो नहीं बनता। हमने क्या डाला? कुछ माध्यम डाला। हो सकता है हम एक जीवाणु लाके डाल देते, तो हमने जीवाणु को किस में डाल रखा था? उस दही में थे, छाछ में थे। उन जीवाणु को क्या कहते हैं? हमने कल्चर कहते हैं। जिसमें अविलेय फास्फोरस को किस में बदलता है? विलेय फास्फोरस। वह जीवाणु जो अविलेय फास्फोरस को विलेय फास्फोरस में बदलता है, वो क्या कहलाता है? फास्फोरस विलेय। वैसे तो बहुत से जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट, कवक, फास्फोरस की विलेयता बढ़ाने में गुण पाया जाता है, बहुत सारे इसमें गुण पाया जाता है। लेकिन जैव उर्वरक निर्माण के लिए कुछ गिने चुने वंश सूक्ष्म जीवों के बड़े स्तर पर काम में लिए जाते हैं। खूब सारे हैं जो फास्फोरस को उपलब्ध अनुपलब्ध से उपलब्ध अवस्था में बदलते हैं,
लेकिन कुछ जीवाणु इन पढ़ते हैं। इनके लिए 4 किलोग्राम जैव उर्वरक 20 से 25 लीटर पानी में घोल बनाया जाता है। फास्फोरस का विलय करने के लिए कितने लीटर पानी की बात की जा रही है? 20 से 25 लीटर पानी में 4 किलोग्राम जैव उर्वरक है उनका क्या बनाया जाता है? घोल बनाया जाता है और बाद में उसका उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन से जीवाणु हैं? 2 चीज देखने पड़ेगा। जैव उर्वरक का प्रकार देखना है और उसका सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक जो है वो कितने प्रकार का होता है? फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील फफूंद और फास्फोरस घुलनशील टेक्नोलॉजी, कोई सा भी हो। हम इन तीनों के जो एक ही नाम लिख देते हैं, कौन सा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जीवाणु, कवक और एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल। तो फास्फोरस घुलनशील जीवाणु जो है वो कौन सा जीवाणु है जो फास्फोरस को उपलब्ध से अनुपलब्ध से उत्पन्न अवस्था में? तो कौन सा है? बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस पोलीमिक्सा, स्यूडोमोनास और स्ट्राइटा। 4 जीवाणु जो है वो क्या करते हैं? फास्फोरस को अनुपलब्ध से उपलब्ध अवस्था में, अघुलनशील से घुलनशील, अविलेय से विलेय अवस्था में बदलता है। फफूंद कौन सा है? तो कौन सा है? एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस कैंडिडस। कौन सा है? एस्परजिलस आवामोरी और एस्परजिलस कैंडिडस। ये क्या है? फफूंद है, कवक है। और फास्फोरस घुलनशील एक्टिनोमाइसीट्स कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। कौन सा है? इन तीनों को क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। अलग अलग है तो फास्फोरस वाले जैव उर्वरक कितने प्रकार के हो गए? 3। फास्फोरस घोलक जीवाणु, फास्फोरस घोलक फफूंद या कवक और फास्फोरस घोलक एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। और एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस कैंडिडस क्या है? फफूंद। और बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस पोलीमिक्सा और स्यूडोमोनास स्ट्राइटा ये क्या है? जीवाणु। तो 4 प्रकार के जीवाणु हैं, 2 कवक है या फंगस है और एक क्या है? एक्टिनोमाइसीट्स, जो क्या काम करते हैं? अविलेय फास्फोरस को विलेय फास्फोरस में बदलते हैं। इनका प्रयोग कैसे करते हैं? अब जितने भी हमने नाम पढ़े, कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसीट्स, जीवाणु, इनको क्या करते हैं? कल्चर मीडिया बनाते हैं। कल्चर मीडिया का मतलब उनके लिए एक ऐसा माध्यम, ऐसा पानी या ऐसा लिक्विड, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वो आराम से रह सके, उसे क्या कहता है? कल्चर मीडिया। जिसमें उनकी नष्ट नहीं हो, वर्धित रुक जाती है लेकिन नष्ट नहीं होने क्या कर देंगे? कल्चर मीडिया। पीएसबी या पीएसएम। पीएसबी का मतलब फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी सूक्ष्म जीव का उपयोग एजिटोबैक्टीरिया, राइजोबियम की तरह बीज उपचार, भूमि उपचार, पौधोपचार के किया जा सकता है। अब कैसे भी कर सकते हैं? फास्फोरस से जीवाणु को पौधों तक, जड़ों तक पहुंचाना है। अगर हम पौध उपचार करेंगे तो भी एक ही बात है, मृदा का उपचार कर देंगे तो भी एक है, बीज का उपचार करेंगे तो भी वही है, तन का उपचार करेंगे तो भी वही है। फास्फोरस मृदा में पौधों की जड़ों के पास में पहुंच जाए, वो क्या कहलाता है? फास्फोरस घुलनशील जीवाणु का प्रयोग करना। उसके बाद अगला नाम कौन सा आता है? माइकोराइजा। अब आपको इतना ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा कि एजोला क्या होता है? एजोला एक जलीय फर्ण है। क्या है? एक जलीय फर्ण है। उससे पहले हमने पढ़ा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल, ये क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या होते हैं? बीजीए साइनोबैक्टीरिया होता है, एजोला फर्ण होता है, और माइकोराइजा जो होता है एक विशेष प्रकार का कवक होता है। माइकोराइजा क्या होता है? कवक। ध्यान रखना, माइकोराइजा क्या होता है? कवक होता है। बीजीए क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। एजोला क्या होता है? फर्ण होता है, काई होता है, जलीय। एक विशेष प्रकार का कवक होता है जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं वाला बना होता है। पौधेदार दाल फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश करते हैं। पौधे और दाल वाली फसल जानते हो, दलहनी फसल की बात है, उनकी जड़ों में इनके तंतु प्रवेश करते हैं। आधा बाहर रहेगा, आधा अंदर रहेगा। तंतुओं का वह भाग जो जड़ों के बाहर रहता है, मतलब कोई पौधा है, इस पौधे में क्या करेगा? माइकोराइजा आएगा, एक तंतुनुमा संरचना है, और क्या होता है? ये कवक होता है। आधा कवक जड़ों के अंदर घुस जाएगा, आधा जड़ों से बाहर रहेगा। जो तंतु बाहर रहेगा वो तो मृदा से फास्फोरस खींचेगा और कहां पहुंचाएगा? पौधे तक। और जो अंदर है वो पौधे से भोजन लेगा और कहां तक पहुंचाएगा? कवक तक, बाहर वाले भागों तक। मिट्टी में लगातार फास्फोरस करता है। ये फास्फोरस
तंतुओं के अंदर गति है, पौधों में जड़ क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता होती है, सिम्बायोटिक है, सहजीविता रहता है, दोनों को फायदा हो रहा है। जिसमें कवक मृदा में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधों को प्रदान करता है, तब पौधे कवक को कार्बनिक भोजन के रूप में प्रदान करता है। यही बात था। कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया था, इसके उदाहरण कौन से आएंगे, VAM वेस्कुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा। माइकोराइजा कौन सा है, VAM वेस्कुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा। मैं एक नाम लिख देता हूं यहां, वेस्कुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा यहां से लिख लेना। उसके बाद अगला नाम कौन सा आता है, मिश्रित जैव उर्वरक। मिश्रित जैव उर्वरक का मतलब क्या होता है, मिश्रित जैव उर्वरक का मतलब जिसमें सभी चीजें हो, वो क्या हो जाएगा, मिश्रित। सामान्यतः नाइट्रोजनीकरण, स्फूर गोलक, स्फूर का मतलब फास्फोरस और पोटेशियम को घोलने वाले जैव उर्वरकों का अलग अलग उपयोग अनुसूचित है। पहले ही कहा गया है कि नाइट्रोजन वाले का अलग उपयोग करेंगे, फास्फोरस वाले अलग, पोटेशियम वाले का अलग उपयोग। इसकी अनुशंसा की गई है भाई ऐसा होना चाहिए, परंतु प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि मिश्रित जैव उर्वरक जिनमें नाइट्रोजनीकरण, फास्फोरस और पोटेशियम को घोलने वाले, पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाले मतलब हार्मोन और विटामिन, सहायक जलीय जीवाणु PGPR एवं VAM वेस्कुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा फफूंद के संयुक्त मिश्रण का उपयोग करके गैर दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों के बढ़वार में अच्छी वृद्धि हो सकती है। हम चाहे तो इनका सबका एक साथ उपयोग कर सकते हैं। नत्रजन एवं स्फूर जनित रासायनिक उर्वरकों की खपत में लगभग 10 से 15% की बचत होती है। अगर सबका एक साथ उपयोग करेंगे तो उर्वरकों में कितनी बचत हो जाएगी, 10 से 25% तक का उपयोग हम कर सकते हैं। इनको कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ उपयोग किया जाए तो फसल उत्पादन का और अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर मिश्रित जैव उर्वरकों को हम गोबरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। जैव उर्वरक का प्रभावी एवं धनात्मक योगदान विभिन्न फसलों जैसे कपास, मिर्च, उड़द, सोयाबीन, अरहर आदि में देखने को मिलता है। कोई सी फसल हो, अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े, सभी फसलों के लिए अच्छा होगा। अगर फास्फोरस खुल रहा है तो भी क्या होगा, अच्छा होगा। पोटेशियम है तो भी अच्छा होगा। विटामिन बढ़ रहा है, हार्मोन बढ़ रहा है तो अच्छा होगा। तो मिश्रित जैव उर्वरक किसे कहेंगे, सभी जैव उर्वरकों, नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले, पोटेशियम वाले को अलग अलग प्रयोग करना चाहते हैं और ये बात हमने अलग अलग पढ़ी भी है। नाइट्रोजन वाले के लिए अलग पढ़ा, फास्फोरस वाले के अलग, पोटेशियम वाले के अलग, जिंक वाले के लिए अलग। लेकिन अगर इनका सबका साथ उपयोग करते हैं, सारे कल्चर मीडिया का कार्बनिक पदार्थों के साथ उपयोग करते हैं तो कितनी प्रतिशत बचत होती है, 10 से 25% तक बचत हो सकती है। फिर है तरल जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक कोई सी व्यवस्था में अपने को जीवाणु कहां तक पहुंचाना है, पौधे की जड़ों तक। ये तरल जैव उर्वरक क्या होता है, जो लिक्विड में माध्यम हो, किसी पानी के साथ जुड़े हुए हो। आजकल ठोस वाहक के स्थान पर जैसे हम यूरिया देते थे, पहले यूरिया का उपयोग करते थे, यूरिया क्या था, दानेदार। आजकल कौन सा आता है, नैनो यूरिया। 1 लीटर का डिब्बा आता है, 1000 लीटर पानी में घोड़ो, पूरे पौधों को क्या कर दें, इस पे पौधे जड़ों से नहीं पत्तियों से नाइट्रोजन क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो उसे क्या कर दिया, तरल उर्वरक। और तरल जैव उर्वरक जो पानी के साथ जुड़ा हो, तरल वाहक का उपयोग बढ़ गया। पहले क्या था, ठोस का उर्वरक का उपयोग ज्यादा था, आजकल किसका बढ़ गया है, तरल का। तरल जैव उर्वरक या लिक्विड बायो फर्टिलाइजर ऐसा तरल सस्पेंस है जिसमें खेती के लिए उपयोग जीवाणु है। मृदा उर्वरता को प्रबंधन और पोषकों की निरंतर उपलब्ध बनाए रखने के लिए तरल उर्वरकों जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, फास्फोरस, पोटाश और जिंक लिखा हुआ है। जिंक गोलक जीवाणु आदि अत्यंत उपयोगी आधार है। वही बात थी जो हम पहले अलग अलग उपयोग कर रहे थे, उनको एक साथ उपयोग करेंगे तो मिश्रित जैव उर्वरक। अगर वो ठोस की जगह कौन से माध्यम में आ जाए, हमने शुरू में पढ़ा था कि जैव उर्वरक कौन से अवस्था में हो सकते हैं, ठोस में हो सकते हैं और द्रव में। अगर उनका द्रव में उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तरल जैव उर्वरक। अब हम राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, फास्फोरस जीवाणु तो है, इन जीवाणु को सुसुप्त अवस्था में ठोस रखने से अच्छा है कि पानी में घोल के, जैसे मैंने एक बात बताया आपको बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का, हमने कहा कि पहले इसको सुखा लें, सुखाने के बाद पॉलीथीन भर लें। हम सुखाए नहीं, पानी में रखें और पानी से उठा के किसमें डाल दें, खेत में डाल दें, तो एक ही बात है, वो कौन सा अवस्था हो गया, तरल हो गया। स्थानीय जलवायु के आधार पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा तरल उर्वरक तैयार किया जाता है जो अलग अलग स्थान और जलवायु के कारगर से जुड़े हैं। ये तो सबके लिए आम बात है। अनेक प्रयोगों द्वारा इससे हो चुका है कि जहां रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होता है वहां जीवाणु आदान अधिक प्रभावी करता है। अब देखो रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करता, कहां नहीं होता, जैसे बरसात खूब आ रही है,
रासायनिक खाद हमने यूरिया डाला, यूरिया डालेंगे बरसात आएगी और ये चला जाएगा। अगर हमने जैव उर्वरक डाल दी, मृदा में जीवाणुओं की संख्या बढ़ा दी, मृदा में क्या कर दी हमने, जीवाणुओं की संख्या बढ़ा दी, तो वो बरसात के पानी के साथ जाएंगे नहीं, नाइट्रोजन का लगातार क्या करते रहेंगे, स्थिरीकरण करते रहेंगे। इन जैव उर्वरकों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल है, कोई रासायनिक प्रभाव नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं मरेंगे। रासायनिक उपयोग सीधे 15 से 20% कम कर सकते हैं। अगर तरल उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक पदार्थों का कितना उपयोग कम करना पड़ेगा अपने को, 15 से 40%। हम वो सब ध्यान रखें, 15-20% हम क्या करते हैं, उर्वरक की खपत को कम कर सकते हैं। किसी खास इंतजाम में लंबे समय रखा जा सकता है ठोस वार जैव उर्वरकों की तुलना में इसकी संग्रहण जीवन अवधि 1 से 2 वर्ष तक अधिक होती है। देखो, किसी अगर ठोस रूप में सुखाकर रहेंगे तो जीवन काल कम होता है, किसी को पानी में रखेंगे, पानी का जीवाणु पानी में रखेंगे तो उसकी अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। तरल जैव उर्वरक का उपयोग करने की विधियां, वही विधियां हैं, बीज उपचार, कंद उपचार, जड़ उपचार और मृदा उपचार। पहला कौन सा है, बीज उपचार। 1 किलो बीज को 5 ml तरल जैव उर्वरक में, पहले हम क्या कर रहे थे, 200 ग्राम का पाउडर ले रहे थे, पानी घोल रहे थे, गुड़ लगा रहे थे, फिर गुड़ मिला रहे थे। अब क्या करना है अपने को, 1 किलोग्राम तो क्या अपने पास बीज और 5 ml क्या लेंगे, पानी, या वो जैव उर्वरक जिस पानी में घुला हुआ है उसको स्प्रे करेंगे, मिक्स करेंगे, अपने आप उसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। तो ये क्या हो गया, बीज उपचार। जड़ उपचार, 50 ml तरल जैव उर्वरक को 1 लीटर पानी में घोलेंगे और जड़ों को डुबो कर रख देंगे, सूखे का उपचार कर देंगे। और कितने मिनट तक, वही 15 से 20 मिनट तक। उधर क्या कर रहे थे हम, 20 से 25 किलोग्राम जैव उर्वरक ले रहे थे, 20 से 25 किलोग्राम पानी ले रहे थे, उनको घोल रहे थे और जड़ों को 20 से 25 मिनट, 1 लीटर तो क्या ले रहे थे, 1 किलोग्राम जैव उर्वरक, 20 से 25 किलोग्राम पानी और 20-25 मिनट डुबो कर रख रहे थे। वहां क्या कर दिया हमने, 50 ml जैव उर्वरक लिया है, 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें जड़ों को 20 मिनट डुबो कर रख रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, जड़ उपचार। कोई बदलाव नहीं है, मात्रा जरूर कम हो गई। तीसरा कौन सा है, मिट्टी उपचार। क्या करोगे मिट्टी उपचार में, मुख्य क्षेत्र और पौधगढ़ में 1 एकड़ में 250 ml जैव उर्वरक को 100 लीटर मिट्टी के साथ मिलाएंगे और खेत में मिला देंगे। ऐसा नहीं करें हम तो अपन 100 लीटर पानी के साथ इसको मिलाए 250 ml जैव उर्वरक को, और जैसे जैसे हम ट्रैक्टर चलाते हैं, मतलब जुताई करते हैं, उस ट्रैक्टर के आगे आगे करते जाए क्या, स्प्रे, और पीछे से क्या कर दे, जुताई। कैसे भी हो इस जीवाणु को कहां तक पहुंचाना है, मृदा तक। और चौथा कौन सा है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। हम क्या करें, पौधों को पानी देते हैं ड्रिप से, और उस ड्रिप के बीच में क्या लगा दें, जैव उर्वरक। तो उस पानी के साथ ही पौधों की जड़ों तक क्या पहुंच जाएगा, जैव उर्वरक। वही कितनी मात्रा, 1 लीटर 1 हेक्टेयर की। अब जब तरल जैव उर्वरक हम प्रयोग करते हैं उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कोई भी जैव उर्वरक है कोई विशेष फसल के लिए तो उसी के लिए उपयोग करना चाहिए, दलहनी वाला एदलहनी में नहीं, एदलहनी वाला दलहनी में नहीं। जैव उर्वरकों के उपयोग से पहले बोतल में अच्छे से लाकर बीज उपचार करें। अब जैव उर्वरक है, जीवाणु जमीन के कंधे में बैठ जाते हैं, तो जब भी इसका उपयोग, खांसी की दवाई भी लेते हैं तो मिलाकर हला के लेते हैं, तो उससे क्या मतलब हो गया, उसको पहले से क्या करना है, बिछना है। जैव उर्वरक को ठंडी जगह पर रखें और धूप को गर्मी से बचाएं। अगर गर्मी में रखेंगे तो अपने आप को क्या हो जाएंगे, कमरे के तापमान में, फ्रिज में नहीं रखना है, कमरे के तापमान में। जैव उर्वरक को रासायनिक उर्वरकों के एक साथ मिलाकर प्रयोग, ये तो अपने को पहले से पता है, हमने पहले ही पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि जैव उर्वरक कार्बनिक पदार्थों के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन रासायनिक पदार्थों के साथ, रासायनिक पदार्थों के साथ तो जीवाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैव उर्वरकों को अंतिम तिथि से पहले उपयोग कर लेना चाहिए, एक्सपायरी के बाद नहीं। बीजों को पहले फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी और अंत में जैव उर्वरक, ये मैंने पहले से पता है कि जब भी कोई बीजोपचार आपको हो सकता है, बीजोपचार का सही तरीका है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। फंजीसाइड फफूंदनाशी, इंसेक्टिसाइड कवकनाशी और जैव उर्वरक का मतलब राइजोबियम। तो बीजोपचार का सही तरीका या कीटनाशी का, या जो जैव उर्वरक का प्रयोग करने का, पहले कवकनाशी उपयोग करेंगे, फिर कीटनाशी और उसके बाद राइजोबियम करते हैं, या कोई भी जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों के व्यापारिक उत्पाद के जाति विशेष के जीवाणु कोशिकाओं की जीवित दशा में आपूर्ति के लिए ठोस या तरल वाहकों का उपयोग किया जाता है। पहले भी हमने शुरू से पढ़ रहे हैं कि किसी भी रूप में उपयोग कर सकता है, चाहे ठोस हो चाहे तरल हो। ठोस और तरल क्या है, एक माध्यम है जो उस जीवाणु को जीवित रखता है और कुछ नहीं है। आज हमने उसको ठोस रख लिया, अब 2 महीने बाद उपयोग करेंगे तो वृद्धि करना स्टार्ट कर देगा, हम तरल में रखेंगे तरल में वृद्धि करना स्टार्ट कर देगा। तरल जैव उर्वरकों में तरल मीडिया, पानी या तरल पदार्थ कुछ भी हो,
एडिटिव, स्टेबलाइजर एवं स्टिकर पदार्थ, पॉलीविनाइल, पाइडनोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ग्लिसरीन, मिथाइल सेलुलोज, ये सब क्या है? तरल माध्यम है, मीडियम है जिसमें जीवाणु जीवित रह सके। इन कारक तरल और जैव ऊर्वरकों की संग्रहण जीवन अवधि 1 वर्ष से ज्यादा तक जीवाणु कोशिकाओं के से जीवन अधिक तापमान सेंटीग्रेड तक भी रह सकता है। अगर हम इस माध्यम में रखते हैं, सोडियम एल्जीनेट में रखते हैं, गोंद में रखते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल में रखते हैं, ग्लिसरीन में रखते हैं, मिथाइल सेलुलोज में रखते हैं, तो ये 45 डिग्री तक इनका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। और सामान्य पानी में रखोगे तो ये नुकसान खराब हो सकता है। ये बात किसके लिए थी? कौन सा जैव उर्वरक? तरल। कौन सा जैव उर्वरक? तरल जैव उर्वरक। जैव उर्वरक किसे कहते हैं ये तो आप जानते हो। हमने कौन से पढ़े? फास्फोरस वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस वालों के बाद उसके बाद मिश्रित जैव उर्वरक, मिश्रित जैव उर्वरक के बाद कौन सा? माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा के बाद माइक्रोराइजा के बाद मिश्रित, और मिश्रित के बाद कौन सा? तरल जैव उर्वरक। तरल जैव उर्वरक कैसे प्रयोग करते हैं? इनकी सावधानियां। जैव उर्वरकों को प्रयोग करने के 4 तरीके हैं: बीज उपचार, कंद उपचार, जड़ उपचार, मृदा उपचार। तरल वाला है तो हम क्या कर सकते हैं? ड्रिप विधि से बूंद बूंद से भी क्या करते हैं? पौधों को पहुंचा सकते हैं। कैसे भी हो, जैव उर्वरक में जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, वो कहां तक पहुंचना चाहिए? मृदा में और पौधों की जड़ों के पास। ऐसा नहीं पौधा यहाँ है, जीवाणु यहाँ है, जीवाणु यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस छोड़ता रहेगा, पौधे की जड़ दूर रहेगी तो वो ले नहीं पाएगा। तो कहां रहना चाहिए? पौधों की जड़ों के पास रहना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? जैव उर्वरक। और जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है? फसल उत्पादन में 10 से लेकर 40% तक वृद्धि हो सकती है उपज में। लिखो।